हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जितने भी वाइबा वाले क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को अपने प्रेजेंटेशन यानी वाइबा में तैयार किया है तो वो आज इस टॉपिक से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि किस प्रकार इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लिया हूँ और उनका विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता चलूँगा। तो आप बस इतना करिएगा कि कॉपी पेन लेकर मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको पहले क्वेश्चन उसके बाद उसका आंसर नोट करते चलिएगा। और एक बार आप प्रेजेंटेशन देने से पहले यानी वाइबा देने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप वाइबा देने जाइएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चार्ट पेपर पर बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आप देख सकते हैं, जिस प्रकार का चित्र आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार का ये बना लेंगे। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का बनेगा। और ये जो तार देख रहे हैं ये प्लेटिनम का है। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर जो इसकी थ्योरी है कि इसमें किस प्रकार ये कार्य करता है और इसके उपयोग क्या हैं वो मैंने वीडियो बना दिया है और ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये टॉपिक और भी क्लियर होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने छोटे छोटे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन सभी लिख लिया है जिससे कि ज़्यादा समय ना खराब हो आपका। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप चित्र में देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लियर होगा। ये आपका पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें किस जो बीकर ये देख रहे हैं इसमें किस विलयन का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो नीले कलर में आपको दिख रहा है ये विलयन भरा हुआ है, जो कि हमने लिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का विलयन हमने इसमें लिया है। तो आप एग्जामिनर पूछेगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सी यानी SHE, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि सी में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण विलयन का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है। तो ये जो सी देख रहे हैं आप, इसका आपसे विभव पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल में आपको हो जाता है इम्पोर्टेंट कि विभव वहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता होती है। और ये विभव वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी के रूप में। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है वो होता है 0.00 वोल्ट होता है। ये आपको बताना है, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, ये वोल्ट 0.00 वोल्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी क्रम में। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताइए। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या होती है आप सुनिएगा ध्यान से। ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका हम लोग विभव निकालते हैं, तो उसी की हमको परिभाषा पूछी गई है कि मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा बताइए। तो मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या हो जाएगी आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने कॉपी में नोट करिएगा। हम परिभाषा में बताने जा रहा हूँ। जो परिभाषा होगी सुनिएगा आप, जब किसी धातु की छड़ को, आप देख सकते हैं ये धातु की छड़ है जो कि प्लेटिनम की छड़ है, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ये प्लेटिनम की धातु है जो कि छड़ है और उसी लवण के हम लोगों ने उसी धातु के लवण के विलयन में हम लोगों ने इसको डुबोया है, जो कि HCl का विलयन है, उसी में हमने इसको डुबो रखा है। तो परिभाषा एक बार पुनः देखिएगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है जिसकी सांद्रता जो है वो 1 मोलर, जिसकी सांद्रता 1 मोलर तथा संपूर्ण युक्ति को हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर करते हैं। जब हम कमरे के ताप पर करते हैं तो धातु की छड़ तथा लवण के विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है
धातु की छड़ तथा लवण के विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया आंसर इस तीसरे क्वेश्चन का, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है हमें 4 नंबर पे है, जो कि क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक जो होता है वो आपको वोल्ट बताना है। ये सारे ही क्वेश्चन में जो आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से ये पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स का रिव्यू लेकर ही मैंने आपको यहाँ पर सभी बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने किन किन क्वेश्चंस को फेस किया है एग्जामिनर के सामने। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा वो होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या उपयोग होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो उपयोग होता है, हम इसका उपयोग किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एक अर्ध सेल है, यानी अर्ध सेल आप देख सकते हैं। मैं ये चित्र आप देख लीजिए, क्योंकि एक ही सेल इसमें आपको दिख रहा है। लेकिन आप अगर बात करें वैद्युत रासायनिक सेल में, तो उसमें दो पात्र होते हैं जिसमें अलग अलग सेल होते हैं और एक लवण सेतु से जुड़े रहते हैं, तो वो हो गया एक पूर्ण सेल। लेकिन ये अर्ध सेल है, तो हम इसके साथ किसी अन्य सेल का जिसका हम विभव ज्ञात करना होता है उसके साथ इसको जोड़ देते हैं तार के साथ। आप देख सकते हैं ये तार है, उसी के साथ जोड़ देते हैं और उसका हम विभव ज्ञात कर लेते हैं अज्ञात इलेक्ट्रोड का। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 6 नंबर पे क्वेश्चन है, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस का दाब कितना होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन गैस का दाब होता है वो होता है 1 ATM, यानी एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर कहें या फिर एक वायुमंडलीय दाब हम लोग कह सकते हैं। फिर अगला 7 नंबर पे क्वेश्चन है, प्लेटिनम ब्लैक की परत को किस प्रकार चढ़ाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट से पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, केवल वो इतना जानते हैं कि प्लेटिनम ब्लैक की परत होती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्लेटिनम ब्लैक की परत को किस प्रकार चढ़ाया जाता है। तो प्लेटिनम ब्लैक की परत को चढ़ाने के लिए सबसे पहले प्लेटिनम की प्लेट को लेते हैं हम लोग। प्लेटिनम की आप देख सकते हैं इस पर ब्लैक प्लेट नहीं चढ़ी होती, पहले ब्लैक, ये जो है प्लेटिनम ब्लैक की जो ब्लैक माप का भाग है ये नहीं होता है, ये किसी दूसरे कलर का होता है। लेकिन जब हम प्लेटिनम ब्लैक की ये प्लेट लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल में रख देते हैं। ये एक प्रकार का अम्ल होता है जिसमें हम प्लेटिनम, जिस पर भी हमको प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ानी होती है उसको क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो विद्युत धारा होती है वो AC होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं जिससे विलयन में अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के उपरांत प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कुछ इस प्रकार आप बताएंगे। फिर 8वां क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्लास 10th से पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता पता हो कि अपचयन तथा ऑक्सीकरण क्या है। तो अपचयन की क्रिया में आप जानते हैं कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वह अपचयन की क्रिया हो जाती है। और ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो 9 नंबर में क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं इस टॉपिक से थोड़ा हटके हैं। क्यों मैंने हटके लिया, क्योंकि आप इसको जब पूर्ण सेल बनाएंगे तो वो कुछ इसी प्रकार रहेगा, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार का बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो आप वैद्युत रासायनिक सेल की यहाँ पर परिभाषा बता सकते हैं, जो कि परिभाषा होगी, वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति या साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। फिर 10 नंबर पे क्वेश्चन है, पूर्ण सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो इसको समझने के लिए आपको डायग्राम की सहायता से मैं बता दे रहा हूँ कि पूर्ण सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरह होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 बॉक्स बनाने वाला हूँ। ये दो बॉक्स हो गए। ये जो है हमारे पास HE है, यानी C है, इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है। यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोड, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रोड लगा होगा जिससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये है आपकी कांच की नली जिसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे।
तो आप जानते हैं कि जो ये हम सी में लेंगे इलेक्ट्रोड, इसको हमेशा हम एनोड मानेंगे, और जो ये दूसरा हम जिसका भी विभव ज्ञात करेंगे उसको हम कैथोड मानेंगे। कैथोड, तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ था, पूर्ण सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर होते हैं। तो इसमें हम दो आंसर बता सकते हैं, इसमें दो आंसर बनने वाले हैं। वो दो आंसर क्या हैं कि आप पहला जो आंसर बताएंगे वो इस प्रकार हो सकता है कि आपसे पूछा क्वेश्चन में गया है, पूर्ण सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आप बता सकते हैं कि एनोड से कैथोड की ओर होता है। और हम जानते हैं पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। लेकिन आप दूसरा जो आंसर क्या बताने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में धारा बहती है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चल रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर, तो धारा जो होगी वो कैथोड से एनोड की ओर आएगी, यानी इस तरफ को हो जाएगी। तो आप दूसरा आंसर बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो धारा के विपरीत दिशा में होता है, यानी धारा इधर इस तरफ से इस तरफ आएगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ को मूव करेंगे। तो यह हो सकता है क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये भी आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग तथा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करके आप एग्ज़ाम वाइवा के लिए जाएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर के अपोजिट है कि पूर्ण सेल में धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था बहुत ही कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह होता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रोड जो है, आप देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड एक वैद्युत कंडक्टर होता है जिसका उपयोग सर्किट के गैर धातु को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पर गैर धातु क्या है, गैर धातु से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई अर्धचालक है, या फिर कोई वैक्यूम है, या वायु गैर धातु के रूप में आप मान सकते हैं। तो एक बार पुनः डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड एक वैद्युत कंडक्टर होता है जिसका उपयोग सर्किट के गैर धातु भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आप इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड की परिभाषा बता सकते हैं। फिर आप 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर पे दिया गया क्वेश्चन, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एनोड पर जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चूँकि आपका एनोड जो है वो ये है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना वो ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर अगला इसी क्रम में क्वेश्चन है 15 नंबर पे, कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। आप देख सकते हैं जो कैथोड है उस पर हम इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो कैथोड है उस पर जो है अपचयन की क्रिया होगी, जो कि ये कैथोड कहलाएगा, चूँकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसका अपचयन होता है इस पर कैथोड पर। फिर अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, पात्र में उपस्थित विलयन की सांद्रता कितनी होती है। पात्र में उपस्थित विलयन की सांद्रता अभी मैंने बताया था 1 मोलर सांद्रता इसकी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पात्र में उपस्थित विलयन की सांद्रता बराबर 1 मोलर जो कि इसकी सांद्रता होती है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, इस युक्ति को कितने तापमान की आवश्यकता होती है। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुका हूँ डिफिनेशन में, तो इस क्वेश्चन का दोबारा आप आंसर देखिएगा कि कितनी तापमान की आवश्यकता होती है। हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ले सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर इस युक्ति को रखकर इसके विभव को ज्ञात किया जा सकता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना में किस तार का प्रयोग
किया जाता है। तो ये तो आपको आंसर इसका पता ही होगा कि प्लेटिनम के तार का प्रयोग किया जाता है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन जो होने वाला है वो भी आप देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ाने के लिए कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि AC यानी अल्टरनेटिंग करंट को प्रवाहित करते हैं, तब उसमें क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है और उस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप वाइबा के लिए जाइएगा। आई होप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करके ही वाइबा में जाएंगे। तो आपका वाइबा जब हो जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आपका वाइबा कैसा रहा और कितने क्वेश्चन इस वीडियो की मदद से आप वहाँ पर बता पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।